नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का ऐसा कुछ मकसद नहीं था, मगर बहुत से कमेंट्स आती है, सर आपके बारे में बताओ, आप कैसे स्ट्रगल किया। एक्चुअली मैंने इस पर पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई है मगर मैं अभी इन शॉर्ट में और एक बार मेरी स्टोरी आपको इंस्पायरेशन के तौर पर बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको भी लगे कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है, तो मेरी स्टोरी मैं स्टार्ट से शुरू करता हूँ दोस्तों। मैं हूँ महाराष्ट्र से। ठीक है, शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा या पता है। ठीक है, एग्जैक्टली कहाँ से हूँ ये नहीं बताऊँगा। ठीक है, और मेरा जब 10th का रिज़ल्ट आया दोस्तों, ठीक है, सब एग्जैक्टली बताऊँगा। तो मुझे परसेंटेज थे 49% 10th का रिज़ल्ट आने पे। ठीक है, बहुत स्टडी किया था मैंने, बहुत अच्छे पेपर्स भी लिखे थे, मगर क्यों इतने कम मार्क आए पता नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने साइंस को एडमिशन ली। ठीक है, साइंस को एडमिशन मिल के मुझे उस दौरान मिल जाती थी एडमिशन, क्योंकि एडमिशन नहीं होते थे उस दौरान। तो मुझे साइंस में एडमिशन मिल के तो मेरे 12th हो गई। ठीक है, 12th का मेरा रिज़ल्ट आ गया दोस्तों। ठीक है, तो 12th का रिज़ल्ट आने पे वो भी बात बताना चाहता हूँ कि मेरे 2 ही सब्जेक्ट निकले थे, सिर्फ इंग्लिश और आईटी था उस दौरान। तो इंग्लिश और आईटी ही मेरा सब्जेक्ट निकला था, और बाकी जो सब्जेक्ट थे वो मैं फेल हो गया था, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, क्योंकि उस दौरान मैं सीरियस ही नहीं था। ठीक है, और फिर मेरी रियल जो लाइफ है वो शुरू हो गई दोस्तों। उसके बाद मैंने क्या करना है तो मैंने अक्टूबर का जो फॉर्म होता है वो भर दिया था कि री एग्ज़ाम को मैं बैठ जाऊँ इसलिए। और अभी क्या करना है इतने दिन, तो मैंने एडमिशन ले ली थी एक ओपन यूनिवर्सिटी में, बीएससी एग्री होती है। ठीक है, तो उसको मैंने एडमिशन ले ली थी। उसको फ्राइडे, सैटरडे, संडे कुछ तो क्लास होते हैं, और कोई भी बंदा उसको कर सकता है, 12th फेल भी बंदा उसको कर सकता है। तो मैंने उसको एडमिशन ले ली थी, और वो उसके क्लास थे सैटरडे के लिए, सैटरडे संडे होते थे। तो अभी पूरा हफ्ता क्या करना है, तो मैंने डिप्लोमा को एडमिशन ली थी 10th बेस पर। ठीक है, 10th के बेस पर मैंने डिप्लोमा को एडमिशन ले ली। तो पहले ही दिन मैं जब कॉलेज में गया, ठीक है, तो कॉलेज में जाने पर प्रिंसिपल ने सब जो बंदे एडमिशन लिए थे मैं आईटी ट्रेड में था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं डिप्लोमा में। ठीक है, तो उस ट्रेड में था मैं। तो उसके बाद उन्होंने, जो हमारे प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने क्लास ली सबकी, एक पहली क्लास। तो उन्होंने बोला कि अभी आपको बहुत आगे जाना है, इंजीनियरिंग है, ये है, बहुत इंस्पायरिंग लेक्चर दिया उन्होंने। तो वो बोल रहे थे पिछला वाला जो भी आपका रिकॉर्ड है भूल जाओ आप, यहाँ पे 50% वाले लोग भी आते हैं, यहाँ पे 80% वाले लोग भी आते हैं, और यहाँ से अभी आपका रियल दौर शुरू होता है। तो वो मेरे दिमाग में बात बैठ गई थी, जो प्रिंसिपल ने कही थी कि यहाँ पे 50% वाले लोग भी आते हैं और वहाँ यहाँ से सक्सेस लेके जाते हैं। तो मेरे दिमाग में यही बात थी कि सर मुझे तो मेरे दिमाग में थी कि मुझे तो 49% है, मैं कैसे आगे जाऊँगा। ठीक है, तो बहुत मुश्किल था डिप्लोमा, क्योंकि बहुत इंग्लिश एकदम से आ गया था उस टाइम, मतलब हार्ड वाला इंग्लिश। 11 और 12th को तो हो गया था इंग्लिश, मगर इतना वो हार्ड नहीं लगता था। यहाँ पे डायरेक्ट टेक्निकल लैंग्वेजेस आ गई थी, तो वो बहुत मुश्किल भरा था। पहले तो जब मैं सी का जो विंडो होता है ना, वो देखता था ऐसे, तो चक्कर आने लगते थे दोस्तों। वो ब्लू कलर का विंडो होता है। ठीक है, तो बस निकाल दिया मैंने, डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद डिप्लोमा में मुझे 64% पड़े, अच्छे थे। ठीक है, पास हो गया 60%। वहाँ उस दौरान एक रूल था कि जिस बंदे को 60% पढ़ते हैं वही बंदा, मिनिमम 60% पढ़ने चाहिए डिप्लोमा को, तो वही बंदा इंजीनियरिंग को एडमिशन ले सकता है। उसके कम अगर किसी को पढ़े तो इंजीनियरिंग को एडमिशन नहीं मिलती है, डिप्लोमा डायरेक्ट सेकेंड ईयर को।
तो मुझे पड़ गए थे, तो बहुत खुशी हो रही थी कि 4% एक्स्ट्रा पड़ गए थे, ठीक है। मगर उस दौरान मेरी माँ गवर्नमेंट सर्वेंट थी, मतलब है, अभी रिटायर हो गई है, घर पे होती है अभी वो, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया पुणे, ठीक है, उस दौरान ही। तो मैं उस दौरान इंजीनियरिंग को एडमिशन नहीं ले सकता था, बहुत खर्चा होता था उस दौरान, तो वो खर्चा उठाने की इतनी ताकत नहीं थी उस दौर, ठीक है। तो मैंने 1 साल मैंने गैप ले लिया, उस गैप में मैं पुणे गया था, पुणे मैंने जॉब ट्राई की, बहुत ठोकरें खाई, मार्केटिंग वाला जॉब मिला था मुझे, तो वो पता ही नहीं था कि वो मार्केटिंग वाला है, मतलब एक जॉब मिला मुझे, मैंने इंटरव्यू पास किया, इंटरव्यू पहला ही इंटरव्यू दिया मैं और मेरा एक किरण नाम का दोस्त था, तो हम लोग वहाँ पे गए थे, तो इंटरव्यू पास हो गया, इतनी खुशी हो गई। फिर गाँव वापस आ गए, गाँव से फिर सब कपड़े पैक करके चले गए कि पास हो गए। सैलरी तो पता नहीं थी, सैलरी उन्होंने बोला था कि 60,000 रुपये तक सैलरी है। फिर बहुत खुशी से हम लोग चले गए थे, ज्वाइनिंग कर लिया दोस्तों। ज्वाइनिंग करने के बाद पहले दिन जब हम लोग बाहर निकले तब पता चला कि वो स्टैंडर्ड टाइप से सीडी बेचने का काम था, तो इतना बुरा लगा कि मतलब क्या सोच कर आए थे और क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर मेरा जब हम शाम को मिले, मैं और मेरा दोस्त किरण, तो सोच लिया कि अब ये काम नहीं करना है भाई, दूसरा काम ढूंढते हैं। और उस टाइम बाहर रहने की आदत भी नहीं थी दोस्तों, तो शाम को हम लोग रोते थे वहाँ पे, मैं और मेरा दोस्त किरण। शायद ये मेरा वीडियो मेरा दोस्त किरण भी देख रहा होगा, तो उसे याद आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चले गए वापस। मुझे पता चल गया कि डिप्लोमा के बेस पर पुणे में तो कुछ काम नहीं है, अगर मिल भी गया तो 1-2 हज़ार में ही खेलना है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। फिर 1 साल के बाद मैंने इंजीनियरिंग को एडमिशन ली दोस्तों। इंजीनियरिंग मेरी आईटी से ही हुई है। इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट की, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट की, क्योंकि 1 साल में जो गैप मैंने लिया था उस दौरान मैं बहुत सीख गया था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं किया तो आगे नहीं जा सकते। तो मैंने इंजीनियरिंग बहुत अच्छे तरीके से की दोस्तों, और मेरे इंजीनियरिंग के परसेंटेज है 72, ठीक है, मतलब डिस्टिंक्शन मिला मुझे वहाँ पे, और बहुत अच्छी तरीके से पास होके फिर मैं पुणे चला गया। पुणे मतलब हमारे महाराष्ट्र में ये पुणे और मुंबई कॉमन बातें हैं कि कोई भी बंदा कुछ भी होने के बाद वो पुणे ही जाता है या मुंबई ही जाता है, मुंबई, ठीक है। क्यों जाते हैं? तो वहाँ पे काम ढूंढने के लिए। तो मैं भी गया उस दौरान, मतलब हम लोग मेरे दोस्त 7-8 दोस्त थे, हम लोग एक ही बड़े रूम में रहते थे दोस्तों। 1500 रुपये किराया था हर एक बंदे का। तो वहाँ पे भी बहुत स्ट्रगल किया। करवे नगर में रहता था मैं, तो वहाँ पे बहुत स्ट्रगल किया दिन भर, मतलब कभी कभी हम लोग बहुत ढूंढते थे जॉब। आईटी से हुआ था और फ्रेशर को वहाँ उस दौरान कोई डिमांड नहीं था, जो भी सैलरी मिलती थी वो 2-3 हज़ार 4 हज़ार तक ही मिलती थी, और वो भी करने के लिए रेडी था, मगर वो भी जॉब उस दौरान नहीं मिल रहा था दोस्तों। तो ऐसे हमने 6 महीने वहाँ पे गुजारे पुणे में, ठीक है। बहुत मुश्किल भरा दौर था, घर से पहले पैसे लेने पड़ते थे उस दौरान, और उस दौरान काम यही होता था, अगर काम कुछ नहीं है, मतलब आज अगर कहाँ पे इंटरव्यू को नहीं जाना है तो देर से उठना। हमारे काका एक थे वहाँ पे मेस वाले, मतलब जहाँ पे हम खाना खाते थे, तो वहाँ पे जाना, ठीक है। वो अनलिमिटेड मेस हमने ढूंढी थी जहाँ पर हम अनलिमिटेड खाना खा सकते, एसी वाली। वो बहुत अच्छे लोग थे, उनका भी मैं शुक्रिया मतलब करना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों की वजह से मैं आगे बढ़ सका, यहाँ पे हूँ। तो वो काका घर की तरह थे हमारे लिए, सबके लिए। तो वो कभी ऐसा नहीं बोलते थे कि 1 चपाती लो, 2 चपाती लो। तो हम लोग पेट भर के खाना खाते थे दोस्तों, बहुत खाना खाते थे। और खाना खा के बाद में दाल राइस लेते थे। प्लेट इतनी होती थी ना, पूरा भर के देते थे। वहाँ का दाल राइस बहुत अच्छा लगता था तो वो दाल राइस पूरा खाते थे बाद में। ये था दिन भर का हमारा, मतलब 12 बजे हम लोग खाना खाते थे देर से उठ के, फिर वहाँ जाके सो जाना था, फिर शाम को उठना, बाहर घूमना, फिर आके सोना। इस दौरान ऐसे ही करके करके बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए, इंटरव्यू में पास नहीं हुए। उस दौरान हमारे जो रूम का एक दोस्त था उसको जॉब भी मिल गया, उसका नाम था अतुल। तो वो बंदा सुबह सुबह तैयार होता था, फिर हम लोग उठते थे तो वो ऑफिस जाने की तैयारी करता था। हम सब लोग उसके तरफ देखते थे, वो अपनी धुन में रहता था कि वो जॉब जा रहा है। वो जो गले का पट्टा, पुणे में वो बहुत फेमस है,
किसी भी बंदे को देखो गले में पट्टा होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता था उस दौरान कि ये गले का पट्टा हमारे गले में कब आया, ठीक है। तो वो दोस्त बहुत अच्छी तरीके से शूज़ पहनता था, टाई लगाता था, ड्रेसअप करके निकलता था सुबह सुबह, और हम लोग ऐसे देखते थे। दिल में यहाँ पे बहुत जलन होती थी कि ये साला कैसे इसको मिल गया, हमको क्यों नहीं मिला। और शायद वो दोस्त भी ये वीडियो देख रहा है, अतुल नाम है उसका। तो बाकी हम 5-6 लोग थे, हमको कोई जॉब नहीं मिला था। वही तो फिर मैं 6 महीने के बाद मुझे एक दूसरा ऑफ़र मिला। 3000 सैलरी थी मेरी, 3000 रुपीज़, इंडियन रुपीज़। दूर की बात नहीं है, 2011 की भी बात है दोस्तों। यहाँ से रियल मेरी लाइफ शुरू होगी। दुबई का सपना मेरा वहीं पे स्टार्ट हुआ दोस्तों, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने वो जॉब ज्वाइन किया। कुछ नहीं आता था, PHP का जो जॉब था मेरा उस दौरान, और मैंने वो ज्वाइन कर लिया। इंटरव्यू के पहले 7 दिन मुझे पता था कि ये PHP का जॉब है, तो मैंने PHP पूरा मतलब रट्टा मार लिया था। ऑनलाइन से सब नोट्स निकाले थे और PHP में एक्सपर्ट बन गया था, कुछ भी पूछो। कोडिंग का थोड़ा पता था, मगर कोडिंग में मैं थोड़ा सा मास्टर हो गया था उस दौरान में। तो कौन सी भी नई लैंग्वेज हो तो मुझे वो आती थी, और मैंने थोड़ा PHP लैंग्वेज पता है कि नहीं पता है नहीं आपको, मगर बहुत से IT स्टूडेंट तो सबको पता होती है। तो वो लैंग्वेज पे मेरा इंटरव्यू था, तो वो मैंने पा लिया। मेरी फर्स्ट सैलरी 3000 थी, तो वहाँ पे ही मैंने 9 महीने काम किया दोस्तों, ठीक है। वहाँ बहुत सीखा। उस 9 महीने में मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि मेरे सामने अगर 5-6 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा भी बिठाया अगर गया तो वो भी मेरे से कम था। इतनी मैंने नॉलेज ले ली वहाँ पे, क्योंकि किसी एक ने मुझे पहले कहा था कि जब आप नए होते हो ना, तो उस दौरान सैलरी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ और अपना नॉलेज बढ़ाओ। जब आपके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज आता है ना दोस्तों, वहीं से फिर सैलरी के बारे में सोचना है, ठीक है। तो 9 महीने के बाद जब मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ गया, तो मैंने फिर पुनः ट्राई करना शुरू कर दिया। फिर भी पुनः के मुझे जॉब आ रहे थे 11,000 10,000। फिर यार दिमाग में बैठ जाता था कि ये क्या है, IT इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग मतलब किसी के भी दिमाग में होता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद कम से कम 30,000 सैलरी मिल जाएगी, सॉरी, तो वो नहीं मिल रही थी। अब क्या करना है, फिर मैंने वहीं पे एक जॉब मैंने शिफ्ट कर दिया, मुझे सैलरी मिल गई 11,000 रुपये, ठीक है। अच्छा लग रहा था क्योंकि 3000 से मैं 11,000 पे आ गया था। तो वहाँ पे मैंने 1.5 साल काम किया, 11,000 पे। तो वहाँ पे 1 साल के बाद मेरी सैलरी होगी 12,500, ठीक है। तो 12,500 करता था काम, तो बहुत करता था वहाँ पे दोस्तों। मतलब जो भी काम दिया जाए वो दिल लगा के करता था। ताकत मतलब दिल में तो ऐसा था ना कि मुझे उस दौरान मेरे प्रिंसिपल जो थे वहाँ पे, उनकी सैलरी थी 70,000 रुपये, ठीक है। तो वो मुझे किसी बात पता चल गई थी, उनको सैलरी 70,000 रुपये होती है। तो मैं ऐसे अकेले में बैठ के सोचता था, यार ये बंदा 70,000 रुपये सैलरी लेके करता क्या है। खुद का घर है, वही उसी सिटी में उनका घर था सर का। तो मैं सोचता था यार ये बंदा 70,000 सैलरी लेके करता क्या है, और मैं तो खेल रहा हूँ 12,500 रुपये में। मुझे इतनी सैलरी कब मिलेगी, क्योंकि वो सर थे उनकी तो PhD हो गई थी, मेरे तो PhD नहीं, मुझे ME करना था, मगर उसके लिए भी 2 लाख रुपए लगने वाले थे। तो और मुझे फिर सीखने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था दोस्तों, रियली बताना चाहता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग में पक गया था मैं। तो फिर दिमाग में आ गया भाई यहाँ पे तो कोई अपनी दाल बनने वाली नहीं है। पहले से था दिमाग में मेरे कि अभी यहाँ पे नहीं रहना है, बस निकलना है, कहीं पे जाना है। तो मैं कनाडा जॉब ट्राई करता था दोस्तों, कनाडा बहुत जॉब ट्राई करता था। सब फेक ईमेल मुझे आते थे कि आपको $5,000 सैलरी है, ये है वो है। खुश होता था पहले, फिर बाद में पता चल गया यार मैं तो नया हूँ, ये मुझे इतनी जॉब कैसे दे रहे हैं। उनकी ट्रिक मुझे पता चल गई थी। वो लोग बोलते थे इस ट्रैवल एजेंसी में कांटेक्ट करो, वीज़ा के लिए अप्लाई करो। उस दौरान मुझे कुछ भी नहीं पता था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपको दुबई जॉब के लिए गाइड करता हूँ, मगर मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था। जब मैं यहाँ पे आया, मुझे यहाँ पे क्या खाना है वो पता नहीं था,
पैसे कैसे खर्च करने हैं, किसको कितना देना है, वो पता नहीं था। सब खुद के दम पर सीखा हूँ दोस्तों। ठीक है, ये बातें छोड़ो, फिर बातें अपनी जाते हैं। तो कनाडा के जॉब पे मुझे एक तो ऑफर बहुत अच्छा आया था, और साले ने फिर आखिर में पैसे मांगे, तो फिर बहुत दुखी हो जाता था। वहाँ पे सैलरी भी 2 लाख थी इंडिया की उस दौरान। ठीक है, तो घर पे भी बताया था कि मैं जा रहा हूँ कनाडा, दुबई किधर भी जाऊँगा। फिर दुबई के जॉब ट्राई करता था दोस्तों। एजेंट को फ़ोन करता था आपके तरीके से, एजेंट को फ़ोन करता था। एजेंट बोलता था सर 2 लाख रुपए दे दो, आपको सेट कर देता हूँ। मैं सोचता था घंटा 2 लाख किसके पास है भाई, यहाँ 12,500 सैलरी है। मैंने क्या आखिर में बचते 500, 400, 500, वो भी पेट्रोल में खर्च हो जाते, और तुझे कहाँ से 2 लाख रुपए भाई। मतलब जो कॉमन मैन की थिंकिंग जो होती है ना, वही थिंकिंग मेरी थी। कहाँ से देने यार, सपने तो बहुत बड़े हैं। रुका नहीं दोस्तों, सोच लिया एक भी अभी एजेंट को कांटेक्ट नहीं करना, खुद के दम पर ही जाना। फिर ट्राई कर दिया वो वहाँ से ही, इंडिया से करता था सब तरफ अप्लाई। रोज ऑफिस में वही काम, ऑफिस का काम करना है साइड बाई साइड। कनाडा, दुबई, जहाँ में भी मिले ना, दुबई मेरा टारगेट बन गया था। मैं जब भी ऑफिस जाता था ना दोस्तों, मैं बाइक थी मेरे पास, पैशन होंडा वाली, ठीक है, हीरो होंडा पैशन पुरानी वाली, इसे बैठता था और सोचते हुए जाता था कि मैं दुबई में हूँ। जो भी मेरे कलीग्स थे उनसे बातें करता था कि मैं दुबई जा रहा हूँ। वो लोग शायद सोचते थे ये बंदा पागल हो गया है, सटिया गया है ये बंदा। मगर मैं अपनी धुन में पागल ही था, मुझे किसी का बुरा नहीं लगता था, कुछ नहीं लगता था दोस्तों। क्योंकि मैं यही दिमाग में डाल ही लिया था कि मुझे कुछ भी करके जाना है। और वो घड़ी आ गई दोस्तों। बहुत ट्राई करने के बाद मुझे एक जॉब मिल गई, इंटरव्यू हुआ, सब हुआ। मैं यही सोच रहा था, इस बंदे ने अगर पैसा मांगा तो इसको रिप्लाई नहीं करना है। उस बंदे ने मुझे पैसा ही नहीं मांगा, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी थ्रू मेरा हो रहा था। सब हो गया, इंटरव्यू हो गया, उन्होंने मुझे टास्क दिया, वो भी हो गया, सब हो गया। वो बंदे ने मुझे ऑफर लेटर भेज दिया। ऑफर लेटर भेजते ही मेरे जो दिमाग में जो मेरी सैलरी थी दोस्तों 70,000 रुपये, ठीक है, वहाँ पे कमा रहा था 12,500 रुपये। अगर किसी बंदे को डायरेक्टली यहाँ से यहाँ, मतलब इमेजिनेशन करो आप, काम तो वही था, काम दूसरा नहीं करना था, दुबई में वही काम करना था जो मैं इंडिया में कर रहा। इतना खुश हो गया दोस्तों। ऑफर लेटर ऐसे पेपर जो होता है ना, ऐसे पेपर करता था और दिन भर हाथ में रहता था मेरा ऐसा। मगर जाने के बारे में सीरियस नहीं था दोस्तों, ठीक है, दुबई जाने के बारे में सीरियस नहीं था। ऐसे ऑफर लेटर करके दिन भर घूमता था, यहाँ वहाँ सबको दिखाता था सर आज। तो एक बार मैं गया, तो मेरे लाइब्रेरियन एक दोस्त थे बिरंगल सर, उनके पास मैं ऐसे ही गया कुछ काम से। तो मेरे हाथ में देखकर उन्होंने कहा क्या है ये, तो मैंने कहा सर ऑफर लेटर है। उन्होंने पूछा कहाँ का, मैंने कहा सर दुबई में जॉब मिल गई है मुझे, ऐसा ऐसा है, कितनी सैलरी है। उन्होंने कहा 70, मैंने कहा 70,000 है सर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया दोस्तों। आपको बताओ, मैंने वीज़ा प्रोसेसिंग, मतलब मुझे कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, तो मैंने कंपनी को प्रोवाइड नहीं किए थे दोस्तों, डर लग रहा था थोड़ा सा। तो उस सर ने जो मुझे ब्रेन वॉश किया उस टाइम, उन्होंने बहुत बोला यहाँ पे कितना कमा रहे हो तुम, 12,500, अगले 5 सालों में कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 कमा लोगे, मतलब 20,000 सैलरी हो जाएगी। यहाँ से तुम्हें 70,000 वहाँ पे अभी मिल रही है, तो क्यों अपना मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो। वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बोला। रियली आई एम थैंकफुल टू बिरंगल सर, तो उनके वजह से मैं यहाँ पे हूँ दोस्तों, ठीक है। बहुत ब्रेन वॉश किया उन्होंने मेरा। बस दूसरे दिन से ही डॉक्यूमेंट कलेक्शन शुरू कर दिया मैंने। जो डॉक्यूमेंट कंपनी ने बोले थे सब भेज दिए 2014 जनवरी में मैंने सब कंप्लीट कर दिया दोस्तों, ठीक है। बहुत परेशानी हुई मुझे, क्योंकि बहुत डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं थे। जो डिग्री एम्बेसी स्टाम्प लगता है ना, वो मेरे पास नहीं था। इम्पॉर्टेंट बात, मेरा सिलेक्शन कंपनी में हो गया, ऑफर लेटर आ गया, मेरे पास डिग्री सर्टिफिकेट ही नहीं निकालता मैं यूनिवर्सिटी से। तो वो फिर मैंने स्टार्ट किया, उसमें मेरा 1 महीना गया दोस्तों। मैंने वहाँ पे मतलब इंडिया में बहुत, मुझे यहाँ का बहुत जो दुबई का था वो मुझे चिल्ला रहा था, यार क्या कर रहे हो तुम वहाँ। मतलब वो बोलता था कि वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, वाई यू आर नॉट सेंडिंग योर डॉक्यूमेंट्स, वाई।
ही इज ऑलवेज आस्किंग मी व्हाई व्हाई व्हाई। आई एम टेलिंग सर ये इंडिया है, यहाँ पे काम नहीं होता है सर, इतना जल्दी नहीं। वो बोलता था मुझे बॉस कि भाई 1 दिन का काम है, स्टैंप लगा के भेजना। मैंने बोला सर 1 दिन का नहीं है सर, यहाँ पे 1 महीना लग जाता है। वो शॉक हो गया बॉस, मगर उसके टच में था मैं बॉस के, मतलब उसे रोज हाई मैसेज भेजता था, हाय सर हाउ आर यू सर। क्यों? तो ये बंदा मुझको भूल ना जाए, दुबई वाला बॉस, इसलिए मैं उसको मैसेज भेजता। मुझे मिल गया जनवरी 2014 में, मुझे डॉक्यूमेंट्स मैंने सब भेज दिया दोस्तों, ठीक है। जनवरी को शायद 10 तारीख को मैंने सब डॉक्यूमेंट दे दिए, 10 तारीख को बॉस को। बॉस ने मुझे 26 जनवरी जो होती है ना कॉलेज में, वो फ्लैग होस्टिंग रहता था, उस टाइम मेरे बॉस का मुझे फ़ोन आ गया दुबई से, ठीक है। फिर मुझे बोला कि डिड यू चेक माई ईमेल, मतलब उन्होंने कहा कि तुमने मेरा ईमेल चेक किया। मैंने कहा नो सर, मैं बहुत आवाज़ सुनता था क्योंकि इतनी आदत नहीं थी इंग्लिश में बात करने की उस टाइम। तो मैंने हाँ सर, हाँ मैंने कहा नहीं सर नो सर, आई विल चेक एंड आई विल कॉल यू बैक। मैंने कहा कि सर आई विल चेक, मैंने देखता हूँ, मैं कॉल बैक कर। तो उसने कहा मैंने वीज़ा भेज दिया तुम्हें, कब आ रहे हो तुम? मैंने कहा सर आता हूँ 10 दिन में। तो फिर जो मेरे पूरे शरीर पर करंट आ गए दोस्तों, फिर फट गई मेरे थोड़ी सी कि अभी तो जाना ही है। फिर बॉस का फोन आने लगे, क्योंकि उसने मुझे पेपर वीज़ा भेज दिया था कि भाई तुम्हें आना ही है यहाँ पे, मतलब कब आ रहे हो। अभी जाना तो था, मैंने तो दिमाग में रख दिया था कि जाना है भाई, कुछ भी। दोस्त लोग डरा रहे थे, फिर बाद में भाई वहाँ जाके मुंडी काटते, भाई वहाँ जाके दूसरा काम लगाते, भाई वहाँ जाके बकरियाँ चराने बोलते, भाई वहाँ जाके सैलरी नहीं देते, भाई वहाँ जाके क्या क्या करने बोलते हैं। दिमाग की मतलब नहीं कर दिया दोस्तों ने, रिश्तेदार। मन में सिर्फ एक था, जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा मार के तो नहीं डालने वाला कोई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो खच्चर की ज़िंदगी है वो उससे तो बाहर आ जाऊँगा मैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जब मेरा वीज़ा आया तो मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे यहाँ के आने के लिए। मुझे कंपनी ने टिकट नहीं प्रोवाइड किया था, मगर माँ की गोल्ड चेन हमने गिरवी रख दी, तो उसके 20,000 आ गए। कहीं से 10,000 रुपये लेके टिकट निकाल दिया मैंने, 20,000 मेरे पास रख लिए यहाँ खर्चे के लिए, ठीक है। सब हो गया, पैकिंग विकिंग हो गई। 4 फरवरी 2014 की मेरी फ्लाइट थी दुबई आने की, सब हो गया। फिर रोना आ रहा था दोस्तों, अभी जाना है। माँ के पास गया मैं, रोने लगा माँ के पास जाकर। माँ तो माँ होती है, मतलब उसने कंट्रोल कर लिया, वो खुद नहीं रोई, मगर मुझे रोना आ गया दोस्तों, क्योंकि मुझे पता नहीं था आगे जाके मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं ज़िंदा लौटूंगा या नहीं, वो पता नहीं था, कुछ पता नहीं था। इस हौसले में मैं यहाँ पे आया था दोस्तों। तो बस हो गया, वो भी हो गया। फिर किसी ने कहा कि यार दुबई में काम करने के लिए वो ब्लेजर लगता है, वो दिमाग में बात डाल दी। अभी वो ब्लेजर कहाँ से ले, क्योंकि मैंने टिकट निकाला था, 20,000 मेरे पास थे यहाँ खर्चे के लिए, 3-4 हज़ार कहाँ से आएंगे। तो एक सर थे हमारे, तो वो भी उसी टाइम वहाँ पे आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं देता हूँ 3,000 रुपये के। उनसे 3,000 रुपये लेके मैंने ब्लेजर ले लिया, कम सस्ता एकदम, लोग मतलब क्वालिटी अच्छी थी मगर सस्ता अच्छा ले लिया, आ गया यहाँ। वो ब्लेजर मेरा यहाँ पे अभी भी है दोस्तों, ठीक है। तो आ गया, दुबई में आ गया। मैंने तो मेरे बॉस को कह दिया था कि मेरा वहाँ पे पहचान का कोई नहीं है, मेरे कंपनी अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करती है। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे 1 महीने के लिए कहीं पे भी ऑफिस के पास में मुझे अकोमोडेशन अरेंज करके दे, मैं पे करूँगा उसके जो भी है, बस 1 महीने की बात है। तो मैं एक जगह पे उन्होंने कर दिया मेरा अकोमोडेशन का। तो मैं आ गया। एयरपोर्ट पे आने के बाद ऑफिस का एक बंदा मुझे लेने के लिए आ गया था, वो बंदा हिंदी जानता था, इतना अच्छा लगा मुझे। उस बंदे का नाम है अली, मेरे ऑफिस में ही काम करता है वो बंदा, अली नाम है, केरला से है वो, ठीक है। तो जब वो बहुत ही मतलब वो दिल की बात जानने वाला बंदा था। जब मैं एयरपोर्ट पे आ गया तो उसने पहली बात मुझे ये कही कि सफ़र कैसा रहा, अगर घर पे बात कर रही हैं तो ये लो मोबाइल और घर पे बात करो।
मुझे इतना अच्छा लगा दोस्तों, मैंने उसी टाइम घर पे फ़ोन करके बोल दिया कि मैं पहुंच गया। बस 1 मिनट का ही कॉल किया, फिर वो बंदा खुद बोलने लगा मुझे, यार तुम बात करो ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं बस थैंक्स, आपने मुझे फ़ोन किया, बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए, क्योंकि सिम बिम कुछ नहीं था। तो उस बंदे ने रात को 2 बजे मुझे अपने अकोमोडेशन घर पे भेजा, छोड़ा वहाँ पे। मुझे कहा कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं सुबह आ जाऊँगा। सब हो गया और दूसरे दिन फिर मैं ऑफिस आ गया, ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ऑफिस आने पे बॉस ने मुझे आते ही 500 दिरहम दे दिए खर्चे पाने के लिए। फिर मेरे पास खुद के मेरे 20,000 थे ना, 20,000 के उस दौरान शायद मुझे मिले थे 1,000 यहाँ के मिले थे, वो कन्वर्ट कर लिए मैंने करेंसी, तो मुझे 1,1100 रुपये मिल गए थे यहाँ के, और ये बॉस ने 500 रुपये दे दिए। उसको नहीं बताया मेरे पास भी पैसा है। इंडियन की ये थिंकिंग बहुत अलग होती है, खुद के पास जो है वो बता देती है। उसको मैंने नहीं बताया मेरे पास पैसा है, उसको लगा बॉस को कि यार इसके पास पैसा नहीं है, तो मुझे आते ही उसने 500 रुपये दे दिए, 500 दिरहम दे दिए। फिर मेरे पास हो गए 600 नहीं 1600 हो गए। और बहुत बढ़िया काम रहा, बहुत सब लोगों ने संभाल के लिया। फिर एक दिन मेरा यहाँ पे शुरू हो गया, जाता था कहाँ पे क्या खाने को मिलता है, भाई ये मिलता है वो मिलता है, और बस देखते देखते 4 साल कैसे गुजर गए दोस्तों पता नहीं चला। और अभी आपके सामने खड़ा हूँ। बस यही आपको शेयर करना था दोस्तों कि इस तरीके से मेरी लाइफ थी और आपके सामने हो। और ये जो वीडियो मैं डालता हूँ ये मेरा खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, कि मुझे लगता है कि आपके पैसे वेस्ट ना जाए। एजेंट के पास जो जॉब देते हैं एजेंट बहुत पैसा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये रियलिटी है। जो भी दुबई में आता है तो उसके पास कभी पैसा नहीं होता है। अभी मुझे कुछ ईमेल आते हैं कि एजेंट ने धोखा किया सर, 8 लाख रुपए 5 लाख रुपए ले लिया। और क्या ये देने की ज़रूरत है? बहुत बड़ी रकम होती है 8 लाख रुपए देने की। दुबई जॉब को तो आपको 1 रुपये भी नहीं लगता है दोस्तों, 1 पैसा भी नहीं लगता है। ठीक है, चलो आपको स्टोरी बता दी, मुझे भी अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि आप सामने ही बैठे हो मेरे, बस ये बात ख़त्म करने का मन नहीं होता है, मगर देखते देखते अभी 30 मिनट हो गए दोस्तों। चलो, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और अगर शेयर भी करना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।